आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडतो. मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना. मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा. मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं. हमने चक्रव्यूह को भेदा है. एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है. जैसा कि फडणवीस ने कहा था, वो समंदर की तरफ वापस आ गए हैं. पहले पार्टी को शानदार जीत दिलवाई, अब महायुति के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा उनके नाम पर मुहर लग गई है. 5 साल पहले जब अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने का दांव उल्टा पड़ गया था, तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो समंदर है, लौट कर आएंगे. 2.5 साल बाद वो वाकई लौट कर आए, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री के रूप में. बीजेपी ने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया. फडणवीस को दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला कबूल करना पड़ा. भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए. और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें. लेकिन डिमोशन के बाद भी फडणवीस ने एक पार्टी मैन की तरह ही बर्ताव किया. नतीजा ये रहा कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में वो बीजेपी के सबसे ताकतवर और भरोसेमंद नेता माने जाते हैं. अब की बार बीजेपी के गठबंधन के पार्टनर बदल गए हैं, लेकिन जो नहीं बदला वो है फडणवीस की राजनीतिक हनक. कई बार लोगों से जब बात करता हूं तो सुनता हूं कि महाराष्ट्र के बारे में कोई बात हो तो वो आपको प्रैक्टिकली मुख्यमंत्री मान के चलते हैं. एक ये समस्या है. एक लाइटर मोड पे कह देता हूँ कि आपने जब इंट्रोडक्शन किया उस समय कहा कि देवेंद्र जी लोग आपको मुख्यमंत्री समझते हैं, ये समस्या है. ये समस्या नहीं, ये समाधान है. इसका मतलब मैं बनने वालों ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उसको समस्या मत मानिए, इतने बोलना चाहता हूँ. अब तक गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए और राजनीति की बारीकियों को देखते हुए फडणवीस फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे. अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं. एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी. हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे. महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति में देवेंद्र फडणवीस को शरद पवार की टक्कर का राजनेता माना जा रहा है. ये फडणवीस की राजनीतिक हुनरमंदी का सबूत है. पेशवा राज में ताकतवर रहे फडणवीसों के ब्राह्मण परिवार में 22 जुलाई 1970 को देवेंद्र फडणवीस का जन्म हुआ था. इनके पिता गंगाधर फडणवीस आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे. बचपन से बीजेपी की ओर राजनीतिक रुझान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार फडणवीस में रच बस गए. उनके पिताजी गंगाधरराव फडणवीस ये विधान परिषद के सदस्य थे, तो उनसे दोस्ताना था, तो उनके घर आना जाना
चलता था। उस वक्त देवेंद्र से भी हाँ हेलो होती थी, पर बाद में उनके पिताजी को जो प्रॉब्लम हुआ तब हेल्थ का, तबीयत का, उसमें देवेंद्र ने जो सेवा की उनकी, हम कई बार जाते थे, वो पिताजी के बाजू में खड़े रहते दिखते थे। तो बाप के पिताजी के प्रति ये जो समर्पण है, ये अभी उनको पार्टी के प्रति भी दिख रहा है। पिताजी, देश, पार्टी और जनता, इनके प्रति जो सभी समर्पण भाव अभी देवेंद्र में है, आज दिख रहा है महाराष्ट्र को, वो वहाँ की देन है। फडणवीस जब 5 साल के थे उस वक्त उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस को इमरजेंसी का विरोध करने के मामले में जेल जाना पड़ा था। इस घटना का फडणवीस पर बालपन में ही ऐसा असर पड़ा कि जिस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर वो स्कूल में पढ़ा करते थे, उस स्कूल में ही जाना उन्होंने बंद कर दिया। बाद में गंगाधर राव फडणवीस ने देवेंद्र फडणवीस का दाखिला सरस्वती विद्यालय में कराया, जहां पर उनकी अधिकांश स्कूलिंग हुई। फडणवीस ने धर्मपेट जूनियर कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद वकालत की पढ़ाई उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से की। इसके बाद उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के DSE जर्मन फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तरीकों और तकनीकों में डिप्लोमा कोर्स किया। बचपन के दोस्त बताते हैं कि कैसे बचपन में ही संकेत मिल गए थे कि फडणवीस राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं। नगर सेवक से हमने महापौर बनते हुए देखा, महापौर से मेयर इन काउंसिल देखा, उसके बाद में आमदार बने। वो जो उनका वो जो प्रवास था, उसी वक्त में ख्याल में आ गया कि ये आदमी आगे चल के बहुत बड़ा काम खड़ा करेगा। इसको एक विकास की दूरदृष्टि है और ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा करके नेता बनेगा। यहाँ तक हमारी सोच थी, लेकिन अभी हम उससे आगे भी जा सकते हैं कि ये देश के लिए भी एक अच्छा नेता बन सकता है। राजनीतिक परिवेश का असर देवेंद्र फडणवीस के बाल मन पर पहले ही पड़ चुका था। ऐसे में वो कॉलेज आते आते तक राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए थे। एक तरफ कानून की पढ़ाई और उस पर फोकस, तो दूसरी तरफ वे अपने राजनीतिक हुनर को भी चमकाने में लगे हुए थे। 1990 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस से लोगों का मोहभंग दिखने लगा था। तब नागपुर में पले बड़े फडणवीस ने RSS से जुड़ी छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना नाता जोड़ लिया। कॉलेज के दिनों में ही वो ABVP के सक्रिय सदस्य बन गए। 1992 में सिर्फ 22 साल की उम्र में वो नगर सेवक बने, जिसके बाद उनकी राजनीति सत्ता की तरफ मुड़ने लगी। 5 साल बाद 1997 में फडणवीस नागपुर नगर निगम में सबसे कम उम्र के मेयर बने। भारत के इतिहास में वो दूसरे सबसे कम उम्र के मेयर रहे। 2 साल बाद ही 1999 में पहली बार नागपुर से विधायक बने और तब से अब तक लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। नागपुर सीट से पर्चा भरने वाले दिन वो पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर पहुंचे। गडकरी से आशीर्वाद दिया और गडकरी खुद उनके साथ पर्चा भराने के लिए गए। नागपुर की राजनीति में नितिन गडकरी को चुनौती देने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का ये हुनर ही कह सकते हैं कि उन्होंने इस सियासी शहमात को कभी पर्दे पर नहीं आने दिया। इसका एक फायदा ये हुआ कि बीजेपी में एकजुटता दिखी, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस एक मंझे हुए राजनेता है, ये सिग्नल भी लोगों के बीच गया। फडणवीस की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने, विधायक बनने की राजनीति नहीं है। 11 अप्रैल 2013 को उनकी राजनीति में सबसे पहला और बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। ये वो वक्त था
जब नागपुर से ही आने वाले नितिन गडकरी कुछ समय पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे थे। ये फडणवीस के उभार का वक्त था। यही वक्त राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के भी उभार का था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 1 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उसी साल महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा में मिलकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी और शिवसेना के रास्ते विधानसभा चुनाव में अलग हो गए। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा क्योंकि बात मुख्यमंत्री पद पर फंसी थी। बीजेपी इस बार शिवसेना को सीनियर पार्टनर बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। अलग अलग चुनाव लड़ने वाली शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती चुनावी नतीजों ने कराई। चुनाव के बाद बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी और उद्धव ठाकरे को हार के बाद सरकार में शामिल होना पड़ा। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों ने मुख्यमंत्री पद को लेकर एक नारा उछाला कि केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र। फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल तक शिवसेना के साथ फडणवीस की सरकार चलती रही, लेकिन उद्धव के दिल में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी। 2019 के चुनाव नतीजे आए तो 7 चुनाव लड़ने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने शर्त लगाकर किनारा कर लिया कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद उन्हें भी मिलना चाहिए। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे साथ अभी मैंने कहा कि बुजुर्ग नेता सब मेरे साथ बैठे शिवसेना के, वैसे भारतीय जनता पक्ष के नेता भी बैठेंगे और जरूरत पड़े तो अमित भाई भी यहाँ आ जाएंगे और उस वक्त जो तय हुआ था उसकी याद सबको दिलाएंगे। तब फडणवीस जिस अजित पवार पर जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाली चुटकी ले रहे थे, उसी अजित पवार के साथ 23 नवंबर 2019 की अल सुबह फडणवीस ने सरकार बना ली थी। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। लेकिन तब फडणवीस सरकार 3 दिनों से ज्यादा नहीं चली। शरद पवार ने एनसीपी के बागी विधायकों को धमकाकर पार्टी में वापस बुला लिया। विधानसभा में संख्या बल न होने के कारण सरकार गिर गई। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने तभी ये ठान लिया था कि वो वापसी करेंगे। देवेंद्र फडणवीस की सत्ता तो छिन गई और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे, लेकिन नेता विपक्ष के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार को नाको चने चबा दिए। ये देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने सबसे पहले विधानसभा में इस बात का पर्दाफाश किया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार खड़ी करने वाला पुलिस अधिकारी सचिन वजे उद्धव ठाकरे का खासम खास था। उन्होंने ही ये बात करके सबको चौंकाया था कि जिस मनसुख नाम के शख्स की स्कॉर्पियो कार एंटीलिया के बाहर खड़ी मिली थी वो सचिन वजे का दोस्त था। इसी दौरान तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने यह आरोप भी लगा दिया कि उस वक्त के गृह मंत्री अनिल देशमुख सचिन वजे से 100 करोड़ की वसूली होटल और बार मालिकों से करवाते थे। विपक्ष के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को लेकर सरकार की खूब घेराबंदी की। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा घोटालों को जनता के सामने खुले में लाने का अगर सफल प्रयास किसी ने किया है तो देवेंद्र फडणवीस ने किया है। एक सच्चे जनप्रतिनिधि ने कहा है, जितनी बधाई मैं देवेंद्र जी को देता हूं उससे ज्यादा देवेंद्र को जनप्रतिनिधि बनाने वाले नागपुर की जनता को देता। जय श्री राम, जय श्री राम। महायुतीचा, महायुतीचा। जून 2022 में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई।
माना जाता रहा है कि ये मुमकिन देवेंद्र फडणवीस के समर्थन की वजह से ही हो पाया और शिवसेना दो फाड़ हो गई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे वाले धड़े के साथ मिलकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में फिर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर बीजेपी सत्ता में वापस तो आ गई थी और विधानसभा में सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल भी था, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की एक और दुश्मन पार्टी मौजूद थी, जिसके मुखिया थे शरद पवार। फडणवीस ने पार्टी आलाकमान के साथ रणनीति बनाई और एनसीपी में भी बगावत करवा दी। अजित पवार की अगुवाई में जो धड़ा शरद पवार से टूटा, उसे सरकार में शामिल कर लिया गया। एक बार फडणवीस खुद ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र में दो पार्टियों को तोड़ा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस को 10-12 दिनों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन फडणवीस ने तो पहले भी कई साल इंतजार किया और इंतजार का फल मीठा रहा। रौनक कुकड़े, NDTV।